हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक मैंने अपने चैनल पे सीडीपी को खत्म कर दिया है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हमारा बाल विकास है, उसको हमने पूरी तरीका से टाइप मतलब कि वही टॉपिक बाई टॉपिक, सीरीज बाई सीरीज हमने उसको एंड कर दिया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, जहां पे मैंने हर टॉपिक को एकदम डिटेल से डिस्कस किया हुआ है और उसके लेटेस्ट क्वेश्चन को भी मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया हुआ है। तो आज से जो हमारे सेशन पे चलेगा वो पेडोलॉजी यानी हिंदी पेडोलॉजी को हम चलाएंगे। वो भी सीरीज नंबर सीरीज 1 सीरीज 2 ऐसे करके पार्ट बाय पार्ट करके मैं आपके लिए लाऊंगा। और ये जो है पार्ट 1 यानी सीरीज नंबर 1 में आपके लिए लेके आया हूं, जहां पे हम आपको हिंदी पेडोलॉजी यानी पूरा सीटेट का पैटर्न बताने वाला हूं, यानी पूरा सीटेट का सिलेबस जो है, चाहे तो वो सीडीपी हो, चाहे तो वो हिंदी हो या फिर साइंस, यानी मैं 3 सब्जेक्ट जो है प्रॉपर लेके चलूंगा। और आप कर रहे होंगे सीटेट एग्जाम की तैयारी, तो आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त बढ़िया चल रही होगी बेटा। और अगर आप मेरे से कनेक्ट होते तो इस बार आपका सीटेट जो है 100 में 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो जस्ट 10 दिनों के अंदर सीटेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो आप तैयारी करिए बढ़िया से बेटा और जुड़े रहिए हमारे साथ में। हम आपको एकदम करेक्ट गाइडेंस के साथ में आपको पूरी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करवाएंगे। कल मैंने एक वीडियो दिया था क्योंकि कल सीडीपी हमारी फिनिश हो गई थी, तो हमने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था सीटेट का पैटर्न क्या है, यानी सीटेट का जो सिलेबस है वो क्या है, कितने मार्क्स में आता है, मतलब पूरी स्ट्रैटेजी को हमने डिफाइन किया था। तब कुछ लोगों के ये कमेंट आए थे कि सर बहुत ही आवाज स्लो है। भाई कितना तेज बोले यार, मेरे अकॉर्डिंग तो सभी में आवाज बहुत तेज है, आवाज सारी बढ़िया आ रही है। और जल्द से जल्द हम दूसरा माइक परचेज करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप अपने फोन की आवाज जो है वो बढ़ा लीजिए बेटा, थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं डे बाय डे अपने स्टूडियो को बेहतरीन करते जा रहा हूं और जल्द से जल्द में अच्छा माइक भी खरीद लेंगे। ओके बेटा, तो फिलहाल के लिए आज हम चलेंगे हिंदी पेडोलॉजी के, जिसके हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। आप कमेंट करेंगे बेटा, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब आप जो भी कमेंट करिएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, देन आपको उसी मतलब वही, जैसे आज आपने कमेंट किया तो आज शाम में आपको वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वैसे भी इंडिविजुअल चीजें चल रही हैं, आप वैसे भी मेरे सामने नहीं हो तो मैं आपकी सुनूंगा क्यों नहीं, है ना। तो वही चीजें आप कमेंट करिएगा और जैसा भी आपको सेशन लगता है आप बताइएगा जरूर। ठीक बेटा, क्योंकि मेरे टाइपिस्ट ने, जो मेरा पीपीटी मास्टर है, उसने बहुत ही मेहनत करी हुई है, क्योंकि हर वीडियो में वो काफी मेहनत कर रहे हैं। देखो हर पीपीटी को एकदम बेहतरीन ढंग से बना रहे हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको पढ़ने में मजा आए, है ना बेटा। एक वीडियो के खातिर 4-5 घंटे की मेहनत होती है, तो प्लीज आप अगर जुड़ते हैं तो सही से पढ़िएगा बेटा और अपने आपके वही के प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। समय तो सब निकलता चला जाएगा बेटा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन, जस्ट हम 15 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे और सारे ही क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है, जो बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, इनका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं कि मैंने आपको बस रटा दिया काम खत्म हो गया। सारे क्वेश्चन एकदम बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। ओके बेटा, और इससे पहले अगर आपसे सीडीपी प्रिपेयर नहीं करिए तो मैंने बहुत सारे, मतलब कि वही है, कम से कम 30-40 वीडियो अपलोड कर दिए सीडीपी के, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के, बाल विकास के। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो भी बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा और आपके 30 नंबर कहीं के नहीं जाने वाले। मतलब सीडीपी मैंने उस वे में डिफाइन किया हुआ है। सीडीपी क्या, मैं हर सब्जेक्ट को उस वे में डिफाइन कर रहा हूं कि आपको कहीं भी जाना ना पड़े, कहीं से भी वो नोट्स परचेज करने की कोशिश, दिक्कतें ना हो कि आप इधर भी पढ़ रहे हैं उधर भी पढ़ रहे हैं। एक साथ एक जगह पे पढ़िए बेटा बैठ के, ताकि आपको मजा आएगा और आपको सारी बातें समझ में भी आएंगी। ओके बेटा, चलते फिर, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा अपने फोन की वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा बेटा, ताकि आप दोबारा ये कमेंट ना करें कि सर आवाज कम है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो आवाज बहुत ही सही है। फिलहाल के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं कोशिश करूंगा। ओके बेटा, आज फिलहाल थोड़ा तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक बेटा, पढ़िएगा फर्स्ट क्वेश्चन को और जवाब दीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सारे मजे से पढ़िएगा बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन है। सीटेड तो इस बार ऐसे निकल जाएगा हवा हवा में आपका। ओके बेटा, कह रहे हैं कि हिंदी पढ़ाते समय प्राथमिक कक्षाओं में कविता पाठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मतलब अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, एज अ टीचर अगर आप हिंदी को पढ़ा रहे हैं तो कविता पढ़ाने के साथ साथ में आपका क्या औचित्य होना चाहिए, आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए कि आप कविता को पढ़ा रहे हो। ठीक है बेटा, तो पहला है कि कविता की व्याकरणिक संरचना सिखाना। आप ये बताओ कि व्याकरण सिखाना है तो वहां पे कविता का क्या लेन देन है। आप किसी भी चीज से, आप गद्य पढ़ा रहे हैं तब भी व्याकरण सिखा लेंगे, जरूरी थोड़ी ना कि आप कविता पढ़ा रहे हैं तभी आप व्याकरण को सिखा पाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना बेटा। आप कुछ भी सिखाते हैं, मैं ग्रामर के बारे में बता सकते हैं, लेकिन यहां पे इन्होंने कहा है कि आप पढ़ा रहे हैं क्या, कविता पढ़ाते वक्त आपका क्या औचित्य होना चाहिए, आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए कविता पढ़ाते वक्त। ठीक है बेटा, तो आपको पता है ये तो नहीं होगा। ठीक है, कविता को रटकर बेटा जहां पे भी आपको रटना दिख जाए, जहां
जहां पे भी आपको रोट लर्निंग दिख जाए आपको तुरंत वहां से हट जाना है, क्योंकि बच्चा वहां पे एक्टिव है ही नहीं जहां पे रटने की बात करी जा रही है। जहां पे रटना लिखा हो, रोट लर्निंग चल रही हो, रोट मेमोराइजेशन चल रहा हो, आप तुरंत वहां से हट जाइएगा। ओके बेटा, क्योंकि आपको क्या करना है, आप सीडीपी हो गया चाहे हिंदी पेडोलॉजी हो गया बेटा, ये पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको क्या करना होता है कि जहां पे बच्चा आपको एक्टिव दिखे आप उस ऑप्शन के साथ में जाइएगा, कभी भी आपका ऑप्शन गड़बड़ नहीं होगा। ओके बेटा, अगले में बोला कविता के कठिन शब्दों को समझाना। भैया कविता के कठिन शब्दों को समझाओगे, आपको सारे जो भी आप पढ़ा रहे हो सबको समझाओगे, केवल कविता थोड़ी ना। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है कि कविता का भावात्मक अनुभव कराना, यानी जब हम पद्यांश को डिस्कस करते हैं, यानी जब हम पद्यांश को डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, हमको उनके भाव यानी फीलिंग समझ में आनी चाहिए कि भाव क्या कह रहा है। यानी कविता की लाइनें आपने पढ़ी होंगी तो आपको समझ में आता होगा कि लाइनें क्या कहती हैं। यानी जैसे बिहारी जी ने नहीं कहा कि गागर में सागर भर दिया हुआ है, यानी छोटी छोटी लाइनों में बहुत ही गहरा छुपा हुआ है, शब्द छुपे हुए हैं, अर्थ छुपे हुए हैं उनके। तो यहाँ पे जब आप कविता पढ़ाते हो एज अ टीचर बच्चे को, तो वहां पे क्या है, आप उसका सारा मतलब वही डिटेल डिस्कस बताते हो कि उसका मतलब क्या है, यानी भाव क्या है, कविता कहना क्या चाहती है ना बेटा। एक लाइन जो आपने पढ़ी होगी क्लास 5 में, गवर्नमेंट कॉलेज में एक कविता चलती है कि सच हो विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। मैं हमेशा बच्चों से यही लाइन बोलता हूँ, काफी फेवरेट लाइन रही है बेटा मेरी ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कविता का भावात्मक अनुभव आप बताएंगे। ओके बेटा, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्योंकि गर्मी होने लगी है बेटा। अब ये पंखा में फैन चला नहीं रहा हूँ, क्योंकि चलाऊंगा तो आवाज आएगी, ठीक है, थोड़ा सा नॉइज आएगा, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। पढ़ के आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइए, फटाक से जवाब बताइए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। पढ़िए बेटा, बताइए क्या कहा जा रहा है बेटा। यानी कि भाषा शिक्षण में संवादात्मक पद्धति, कम्युनिकेटिव अप्रोच का उद्देश्य क्या है। यानी भाषा शिक्षण, आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, आप लैंग्वेज के टीचर हो बेटा, तो कह रहे कि संवादात्मक पद्धति, यानी जब आपकी कम्युनिकेटिव स्किल जो है, अपने बोलने चालने की क्षमता जो बढ़ती है, तो वहां पे कह रहे कि उसका क्या उद्देश्य क्या है, यानी इस अप्रोच का क्या उद्देश्य है, आपसे पूछा जा रहा है। कि देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण सिखाना। बेटा व्याकरण आपको नहीं सीखनी है, मैं पहले कह रहा हूं कि बहुत ही नाम मात्र के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको व्याकरण पढ़नी पड़ती है, वरना व्याकरण पढ़ने की आपको कोई भी नीड नहीं। तेरे सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि आपको देख के समझ में आ जाएगा। जो समाज संधि वगैरह है वो आपने क्लास 6 या 5 में पढ़ी होगी, तब से वही क्वेश्चन आएंगे, और कोई भी ऐसा नहीं कि आप गहनता से पढ़ रहे हैं व्याकरण को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, सेकंड में बोला कि छात्रों की बातचीत करने की क्षमता का विकास करना, यानी बच्चे जो हैं उनके बातचीत की क्षमता का विकास कर रहे हो, यानी जब वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, आपस में बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी कम्युनिकेटिव स्किल जो होती है, यानी बातचीत करने की क्षमता जो होती है, वो लैंग्वेज यानी भाषा का विकास जो होता है बहुत ही जल्दी होता है जब वो आपस में उनको बात करवाते हो, आपस में डिबेट कराते हो, डिस्कशन कराते हो। तभी कहते हैं कि सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। क्लासरूम में अगर बात करी जाए तो सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए कि जब बच्चा जो होता है आपस में इंटरेक्ट करे, यानी सीखता है तो एक दूसरे से बोल के सहयोग करके सीखे, तो वहां पे उसका जो मतलब कि वही सीखने की प्रक्रिया जो है, सीखने का प्रोसेस जो होता है वो जल्दी होता है, बच्चा जल्दी जल्दी सीखता है। ठीक है बेटा, तो आगे बोला कि निबंध लेखन से आपकी यहाँ पे भाषा शिक्षण की बात करी, कम्युनिकेटिव स्किल की बात करी जा रही है, जब बोलने चालने की बात, तो निबंध कहां से आ जाएगा यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं होता बेटा। तो बात छात्रों की बातचीत क्षमता का विकास, यानी जब बच्चे आपस में बात करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं चीजों को, आप अन्वेषण करते हैं। आपने नाम सुना होगा किसका बेटा, पियाजे का। पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, यानी वो खुद से अन्वेषण करते हैं, खुद से खोज करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही महत्व दिया हुआ है हेरिडिटी को फिलहाल के लिए। अगर वाइगॉत्स्की की बात करी जाए तो उन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा रोल दिया है, और ये सारे सेशन मैंने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं प्रॉपर डे बाय डे। ओके बेटा, चलते हैं फिर। आपको आई होप सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, और मैं डेली आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है बेटा, पढ़िएगा। कह रहे कि बुनियादी चरण, यानी जो बुनियादी चरण होता है वो 3 से 8 वर्ष के बीच की बात करी जा रही है, 3 से 8 वर्ष की बात करी जा रही है। बुनियादी चरण होता है बच्चे का। बच्चे का क्या होता है, बुनियादी चरण होता है जहां पे बच्चे जो होते हैं अपने खुद की समझ बनाने लगते हैं, यानी खुद का हाथ पैर का यूज करके कुछ करता है, एक्टिव रहता है बच्चा। ठीक है, कह रहे कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब अनियादी बड़ा होती है अवस्था। कौन सी अवस्था की बात करी जा रहा है कि जहां पे यानी बुनियादी चरण की अवस्था जो है, वहां पे बच्चे के लिए बच्चे क्या करने लगेंगे, वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग, ऐसा कुछ नहीं होता,
मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक, ये संवेदी पूर्वक की बात हो रही है। ये अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं नहीं, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे बच्चा सक्रिय अपने हाथों का प्रयोग करेगा, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करेगा। वहां पे जो है क्या होगा, उसकी बुनियादी चरण चल रहा होगा। जब बच्चा 3 से 8 वर्ष के बीच में होता है तो वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है, अपने हाथ पैर का प्रयोग करता है और वो ये कि सीखने की प्रक्रिया कर, सीखने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। फिर से आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, बताइएगा कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी विभिन्न विभिन्न वर्गों से बच्चे जब आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। यानी जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्गों से बच्चे, गरीब फैमिली से आ रहे हैं, क्या नाम, पैसे वाली फैमिली से बच्चे आ रहे हैं, यानी डिफरेंट वर्गों से बच्चे आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ठीक है, मे भी हो सकता है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। यानी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ग से आ रहे हैं उनकी भाषाओं को सभी को सीखना अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य अनिवार्य है, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। क्या बोला जा रहा है, आप खुद से जवाब दीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। बताइए बेटा कि किस ऑप्शन की बात यहाँ पे करी जा रही है, बताइए बेटा। कह रहे कि विभिन्न कक्षाओं, यानी हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न वर्गों की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन बेटा। आपको पता है कि जब बच्चा अपने प्राथमिक चरण यानी शुरुआती दौर में होता है तो 1 से 5 ईयर की समय सीमा में बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाइए आप। यही रूल है और यही वही करेक्ट स्ट्रैटेजी है, जहां पे बच्चा जो होता है शुरुआत में अपने घर की भाषा यानी मातृभाषा में चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है और समझता है। ऐसा नहीं कि बच्चा शुरुआत में आया हुआ है उसको पता नहीं कौन सी भाषा आप सिखा रहे हो। ठीक है, तो शुरू शुरू में उसकी मातृभाषा में, उसकी घर की भाषा जो हो उसमें सिखाने की कोशिश कीजिए। बच्चा जल्दी एक्वायर करेगा, जल्दी अडेप्ट करेगा, चीजों के प्रति जल्दी अनुकूलित हो जाएगा। ओके बेटा, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। सारे क्वेश्चन बेटा एकदम बेहतरीन ढंग से मैं डिस्कस कर रहा हूं। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देंगे बेटा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फिलहाल के लिए अगर आप कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा। ओके बेटा, कह रहे हैं कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, यानी आप बच्चों में मौखिक भाषा यानी लैंग्वेज की बात करा रहे हैं, बातचीत करने की मौखिक भाषा यानी बोलने की स्किल को बढ़ा रहे हैं, का सतत आकलन करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। क्या शब्दों को पढ़वाओगे तब उनके उनके मौखिक भाषा का विकास होगा, प्रश्नों के उत्तर दिलवाओगे तब उनके मौखिक भाषा का विकास होगा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में बात करा रहे हो बेटा, सुने हुए शब्दों को दोहराना, बेटा दोहराना नहीं होता, कभी भी दोहराओ मत। ठीक है बेटा, तो विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में जब बात करवाते हो, विभिन्न संदर्भों में बात कराते हो, तो बच्चा जो होता है अपनी समझ को, अपनी राय को बता पाता है, यानी उसके माइंड में क्या चल रहा है। जब आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, विभिन्न संदर्भों में बच्चे को बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे मौखिक भाषा का विकास जो होगा सबसे ज्यादा होगा, कम्युनिकेटिव स्किल का विकास ज्यादा होगा, जहां पे बच्चा बातचीत करने की कोशिश करेगा। बेटा इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, एज अ टीचर आप टीचर बनने की तैयारी में हो, टीचर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो इतनी नॉर्मल बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके बेटा, चलते फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक बेटा, फिलहाल के लिए आप बताइए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 की अनुशंसा नहीं है। यानी इन्होंने हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा नहीं है। पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, यानी जब बच्चा शुरुआती दौर में होता है तब आप उसको अंग्रेजी में सिखाओगे। मैंने पहले बोल दिया कि उनको आप मातृभाषा में सिखाओ तो बच्चा जल्दी एक्वायर करेगा। माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा का प्रयोग, निगेटिव पॉइंट पूछा था इन्होंने बेटा। ठीक है, कह रहे कि माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा का आकलन अध्ययन कराना, बिल्कुल सही बात करी जा रही है। आगे माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा, बुनियादी वर्षों के दौरान माध्यम के रूप में मातृभाषा, यानी ये भी बात सही है। तो हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया था, तो यही निगेटिव पॉइंट है कि आप शुरुआती दौर में बच्चे को अंग्रेजी में सिखा रहे हो, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है बेटा एकदम करेक्ट है। मैंने पहले बोल दिया था आपको कि सबसे ज्यादा आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि बच्चा जब शुरुआती चरण में होता है तब आपको उसकी मातृभाषा में डिस्कशन कराना है, ताकि वो जल्दी एक्वायर कर सके, चीजों को जल्दी समझ सके। ओके बेटा, आई होप आपको ये बातें समझ में
आ गई होंगी। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। मजे से सीखते रहे बेटा जलवे में, ठीक है। हंसी मजाक में चीजें सीख लिया करो यार, कुछ है ही नहीं। सीटेट ऐसा एग्जाम जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, ना कोई हिसाब है स्कोर का, फिर भी इतने लोग फेल हो रहे हैं। आपको पता है बेटा कि जो सन 2024 में अभी जो 15 तारीख को एग्जाम या 14 और 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, उसमें 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, ठीक है। अब 20 लाख लोगों में बेटा 17 लाख लोग जो थे वो पेपर देने के लिए सेंटर पे गए थे, और जिसमें से केवल 3 लाख लोग पास हुए। आप खुद सोचिए कि 86% बंदा जो है वो फेल हो रहा है और केवल 14% बंदे जो है पास हुए हैं इस सीटेट एग्जाम में, जहां पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके बेटा, अब पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 7। बताइए कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके, यानी कोई एक पढ़ाने वाला, कोई पढ़ने वाला एक टीचर कोई मान लीजिएगा, जो क्या कर रहा है अपने पूर्व यानी जो पहले से उसने पढ़ रखा है उसका उपयोग करके अर्थगत और वाक्यात्मक संकेत बनाती है। मतलब पहले उसने क्या किया, पूरी स्टोरी पढ़ी, फिर उसका क्या किया, अर्थ निकाला, मतलब डिटेल में डिस्कस किया उसको, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या किया, संकेत बनाए, वाक्य बनाए। यहाँ पे क्या ऊपर से नीचे आने की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं कि पहले उसने पूरा अर्थ पढ़ा, मतलब पहले पूरा क्या, पूरा सारांश पढ़ा, वो भी पूर्व ज्ञान को लेके, यानी संबंधित रिलेट करते हुए पढ़ा, और फिर धीरे धीरे संकेत पे आ रही है, लेटर पे आ रही है। तो यहाँ पे क्या नीचे की ओर प्रोसेस चल रही है, तो ये क्या है, टॉप डाउन, यानी टॉप से डाउन की ओर प्रोसेस चल रही है। अगर आप पहले सूक्ष्म संकेत यानी छोटी छोटी एग्जाम्पल देते, छोटे छोटे, फिर उसके बाद में वाक्य बनाते, फिर ऊपर पहुंचते, धीरे धीरे नीचे से लेकर ऊपर तक, तो वो बॉटम अप होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले आप अर्थगत यानी अर्थ बना रहे हो चीजों के, अब फिर धीरे धीरे संकेत पे आ रहे हो, तो ये टॉप डाउन अप्रोच है। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच से क्वेश्चन आना ही आना है। 100 में 100% में ज्यादा ही कहूं तो ये क्वेश्चन एक तो आएगा, ठीक, एक या दो ही आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम ही क्वेश्चन आता है, बस ट्रांसलेटेड होता है। हिंदी पेडोलॉजी और इंग्लिश में कुछ भी डिफरेंट नहीं रहा हुआ है। जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है, इन्होंने क्या किया है बेटा, जो हमारा ऑनलाइन जो हिंदी पेडोलॉजी होती है, सेम इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कर देते हैं। और अगर आप मेरे से अच्छा फीडबैक आया तो मैं इंग्लिश पेडोलॉजी को भी लाऊंगा आपके सामने। ओके बेटा, पढ़िएगा। एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है, यानी इन्होंने हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है, लैंग्वेज स्विचिंग की बात चल रही है, यानी क्या करें, जो आप एक भाषा को छोड़ के दूसरी भाषा में चले जाते हो तुरंत के तुरंत। जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, बाइलिंगुअल बात कर रहा हूँ, अगर मैं दोनों भाषा को बोल बंद करके एक दूसरी भाषा में आपसे बात करने लगूं, तो आपने क्या कर, मैंने लैंग्वेज को स्विच कर दिया। जब आप किसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हो और अचानक उसको छोड़ के दूसरी लैंग्वेज में बात करने लगते हो, तो वो कोड क्या होता है, स्विचिंग होता है। और एक कोड मिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप डिफरेंट लैंग्वेज का, जैसे हिंदी भी बोल रहे हो बीच बीच में, इंग्लिश में जैसे मैं आपसे बाइलिंगुअल बात कर रहा हूं ना, तो यहाँ पे क्या है, कोड मिक्सिंग चल रही है। मतलब एक ही मतलब वही कि कोड मिक्स, यानी दोनों भाषाओं का यूज जो है हम एक साथ कर रहे हैं मिक्स करके, तो वो कोड मिक्सिंग होता है। लेकिन यहाँ कोड स्विचिंग क्या होता है, जब आप तुरंत के तुरंत एक्सचेंज करते हो, लैंग्वेज को बदल देते हो, ठीक है बेटा। तो पहले इन्होंने नेगेटिव पॉइंट पूछा कि भाषाओं के बीच अनुवाद, बिल्कुल सही बात है, ये तो है। एक ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, ठीक है, ये भी सही है, कोड मिक्सिंग की बात करी जा रही है। या बहुभाषावाद को समुन्नत करता है, ठीक है। या विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित रखता है। आप ये बताओ कि जब ट्रांस लैंग्वेजिज्म की बात चल रही है, ट्रांस लैंग्वेजिज्म की बात चल रही है, तो वहां पे आप एक भाषा को कैसे सीमित रखोगे, हैं? वहां पे तो दूसरी भाषा में भी तो आपको जाना है। आप एक ही भाषा को कैसे कह सकते हो कि वही एक ही भाषा का प्रयोग करके आप कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग की बात कर सकते हो? कहां करोगे भाई, आपको दूसरी लैंग्वेज में जाना है। अगर आप कोड मिक्सिंग की बात कर रहे हो तो आपको दो लैंग्वेज आपस में एक ही में बोलनी है ना, और अगर आप स्विचिंग की बात कर रहे हो तो आपको एक लैंग्वेज छोड़ के दूसरे में ट्रांसफर करना है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि आपको एक ही भाषा, एक ही लैंग्वेज तक सीमित रहना है, ऐसा तो नहीं होगा, है ना? ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। सेशन आपको बेहतरीन लग रहा होगा बेटा, क्योंकि मैं भी काफी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ में, फिलहाल के लिए आपको पता चल रहा होगा। अब बताइए, ये क्वेश्चन जो है 15 दिसंबर को बेटा आया था पेपर नंबर 2 में, सीटेट में। बताइएगा यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है। यानी जब आप किसी चीज को लिखने के लिए जाते हैं, तैयारी करते हैं किसी लेखन की, यानी लिखने की प्रक्रिया की, तो वहां पे आपको कौन कौन से उपागम सम्मिलित करने चाहिए, आपको क्रम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रम में क्या होता है, आप करते हैं मानस मंथन करते हैं, यानी सोचते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में
कि आपको किस वे में रिप्रेजेंट करना है, किस वे में बातचीत करनी है, क्या बनाना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर में तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना पड़ता है, उसके बाद में आप प्रारूप बनाते हो कि आपको रूपरेखा बनानी पड़ती है कि आप सबसे पहला ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया। ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे पहले क्या करोगे, आप मानस मंथन करोगे, फिर आप प्रारूप बनाओगे। एटलीस्ट आप रूपरेखा तो बनाओगे ना कि आपको किस वे में कौन सी हेडिंग रखनी है, क्या रखना है। उसके बाद में आप दोहराओगे, रिपीट करोगे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है ना, चेक करने की कोशिश करोगे। देन उसके बाद में आप संपादन करोगे, प्रिंट करने के लिए चीजों को भेजोगे। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो किसी भी लिखने की प्रक्रिया को जब आप स्टार्टिंग करते हो तो सबसे पहले आप मानस मंथन करते हो, फिर उसका प्रारूपण करते हो, फिर एक बार आप दोहराते हो, देन उसके बाद में आप क्या करते हो, संपादन के लिए यानी प्रिंट करने के लिए चीजों को भेजते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या था, बी, यानी बी किसमें पहला है, बी हमारा इसी में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ये यानी सेकंड ऑप्शन जो है बेटा वो हमारा एकदम करेक्ट है। एकदम इजी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। देख के बेटा आपको पता चल रहा होगा, एज अ टीचर इतनी तो जानकारी आपको, इन्फॉर्मेशन इतनी तो आपको होगी बेटा। ठीक है, अगर आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो, टीचर क्या होता है, जो छोटी छोटी चीजों को भी सीखने की कोशिश करता है। जैसे मेरा स्टेटस है, आई एम अ लर्नर। ठीक है, मैं सिखाता हूं और सीखता हूं बेटा। ठीक है, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 10 को बताइए बेटा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा जवाब देने की कोशिश कीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पढ़िए बेटा क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि एक अध्यापक शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर उनके वाचन कौशल और उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती है। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती है। वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही है। यहाँ पे बात करी जा रही है बेटा कि एक टीचर है, ठीक है, उसने विद्यार्थियों के वाचन कौशल यानी बोलने चालने की क्षमता जो होती है उसमें गलतियों को उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती है। यानी यहाँ पे क्या बात चल रही है, फीडबैक की बात चल रही है कि वो थोड़ा सा समझ बना रही, गलतियां नहीं देख रही बच्चे की, ऐसा नहीं गलतियां ढूंढने की कोशिश कर रही। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती है। क्या यहाँ पे कह रहे हैं बेटा कि गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती है। यानी बच्चा कहां तक सीख पा रहा है, ठीक है, उसकी लर्निंग प्रोसेस जो है वो कहां तक चल पा रही है, कितना उसने सीख लिया है। तो ये यहाँ पे त्रुटि विश्लेषण की बात नहीं करी जा रही, गलतियां ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही है शिक्षिका। ठीक है, उदाहरणों के माध्यम से उच्चारण नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कर रही है, संप्रेषण नहीं कर रही है यहाँ पे बेटा। यहाँ पे वो फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि करने की कोशिश कर रही है, अपनी समझ बनाने की कोशिश कर रही है कि बच्चे को कहां पे समझ में नहीं आया है, उस अकॉर्डिंग वो काम करेगी आगे। ठीक है, जैसा एज अ टीचर जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो आपको लेसन प्लानिंग करनी पड़ती है कि आप क्लास में क्या सिखाने जा रहे हो। ठीक है, आपको क्या पढ़ाना है। आज मान लीजिए आप कितने भी बड़ा लेक्चरर हो बेटा, जब तक आप चीजों को पहले से थोड़ा सा समझ के क्लासरूम में नहीं जाओगे तो आप उनको बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। बताइए बेटा, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बताइए, छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं। उस कक्षा के शिक्षक के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे। यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है बेटा, आप खुद बताइए थोड़ा समझ के, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है कि एक छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता है, यानी उनके अंदर सीखने की अक्षमता है, लाइक डिसलेक्सिया हो सकता है, डिस्ग्राफिया हो सकता है, डिसकैलकुलिया हो सकता है, यानी कोई ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है उनके अंदर। ठीक है, तो एज अ शिक्षक उनके क्लासरूम में आप समावेशी शिक्षा कैसे बनाएंगे। बेटा समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि जहां पे एक साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ग से बच्चे आते हैं, यानी इधर से भी होंगे इधर से भी होंगे, सभी प्रकार के बच्चे जब एक साथ ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं वहां पे, तो वो समावेशी शिक्षा होती है। जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ग से और लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चे, यानी जिनके अंदर कोई विकार है, तो वो जब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं तो वो समावेशी शिक्षा होती है। ठीक है, तो अब देखो कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। कह रहे कि उनका एक विशेष ग्रुप बनाकर, क्या बोल रहे हैं इन्होंने, ठीक है, होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी शिक्षा बनाएंगे। ठीक है, आपको उनका एक विशेष ग्रुप नहीं बनाना है, मैंने पहले बोल दिया कि सभी को सहयोगात्मक अधिगम कराइए। क्या कराइए, सहयोगात्मक अधिगम कराइए, जहां पे एक साथ बच्चा सीख सके, कोलैबोरेट करे, डिस्कशन करे, बातचीत करे। ठीक बेटा, तो उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है, ना कि उनको आप अलग थलग, आपको सेपरेट समूह नहीं बनाने उनके। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है
कि विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके, ठीक है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जहां पे आपको क्या करना होगा, उनके लिए उनको एक्टिविटी करानी पड़ेगी। मतलब कुछ बच्चे जो हैं, जैसे मैं आप योगात्मक अधिगम कराना है, एक साथ बिठाना है, उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल करना है, ठीक है। जहां पे बच्चा एक्टिव हो जाए, आपकी बात सुने, आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करे, ठीक है, वो ऑप्शन जो होगा सबसे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी आप कक्षा में उनको जिम्मेदारियों में पार्टिसिपेट कराने की कोशिश करोगे, उन्हीं कक्षा में सभी विद्यार्थियों को साथ में मिलाओगे भी, लेकिन जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। जहां जहां पे ए है उसको हटा दीजिएगा, तो बी, सी और डी यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखो बेटा, पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। सच में मुझे वो दुआ अभी भी नहीं याद आ रहा, क्या था यार। पढ़िए बेटा, ठीक है, बोलिए बेटा। कह रहे कि प्रधान अध्यापिका ने, यानी एक स्कूल की प्रिंसिपल है, किसकी बात करें बेटा, एक स्कूल की प्रिंसिपल है, उसकी बात कही जा रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए, यानी कोई लैंग्वेज टीचर है, उससे इन्होंने कहा है कि नए सत्र के लिए पठाया पुस्तकों का चयन करना है। यानी एक प्रिंसिपल है किसी स्कूल की, जिसने अपने टीचर से कहा है कि न्यू सेशन के लिए आपको क्या करना है, सिलेबस को यानी नई नई पुस्तकों का चयन करना है, आप क्या करेंगे, ठीक है। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, बच्चों की अधिकतम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं, विद्यार्थियों का स्तर क्या है, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। लेकिन इन्होंने हमसे क्या पूछा था, करते समय निम्नलिखित में से प्रासंगिक नहीं है, यानी निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सी बात सही नहीं है जब आप नई नई किताबों का चयन करते हो। तो आपको पता है कि पुस्तकों को और संसाधनों की अनुकूलता, बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि जब आपको क्या करना है कि क्लासरूम में पुस्तकें ऐसी रखनी जो बच्चों के लायक हो, है ना। आगे कह रहे हैं कि बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं, यानी जो बच्चों की सीखने की प्रक्रियाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, नीड है, उस अकॉर्डिंग आप उनके अकॉर्डिंग भाषा का यूज करवा रहे हो। विद्यार्थियों का स्तर क्या है, मान लीजिए क्लास 6 में बच्चा है, तो क्लास 6 के अकॉर्डिंग आप बुक रख रहे हो, ऐसा नहीं क्लास 6 में बच्चा है, आप 12 की बुक पढ़ा रहे हो, तो कोई औचित्य नहीं उसका ना। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। लेकिन इन्होंने बोला फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि सामग्री की आवश्यकता, जटिलता और गहनता, आपको सामग्री को जटिल नहीं रखना है, आपको सरल रखना है बेटा। जहां तक आपसे हो सके आप सरल चीजों को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करिए, फिर धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ाते हुए चले जाइए, ऐसा नहीं कि सामग्री भी जटिल हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो डी ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही इन्होंने हमसे गलत था, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आप जवाब दीजिएगा, बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो। एक कारण दे दिया और एक आपको तर्क दे दिया है, तो आपको कह रहे हैं कि मुझे बताइए कि अभिकथन सही है या तर्क सही है। मैं आपको बता दूं बेटा कि पहले बहुत दिनों से सीटेट का पैटर्न जो है वो चेंज ही नहीं हुआ है, मतलब जब से सीटेट अप्लाई लागू हुआ है तब से इसका पैटर्न यानी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है, एक अभिकथन देते हैं और एक कारण देते हैं। कह रहे कि आप मुझे बताइए कि ये दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं सही है, ठीक है। कि भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम योजना तैयार करी जानी चाहिए, यानी लेसन प्लानिंग करनी चाहिए कि आपको क्लासरूम में किस तरीके से पढ़ाना है, आपको योजना तैयार करनी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम बढ़िया दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसका रीजन क्या है कि नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। यानी नई भाषा को जब आप सीखते हो तो शिक्षार्थियों के अधिगम में विभिन्नता होगी, ठीक है, ये भी बात सही करी। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया था ये वाला और ये दोनों सही तो हैं, लेकिन ये यहाँ पे नई भाषा की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे योजना की बात कर रहा है, लेसन प्लानिंग की बात कर रहा है। तो सही तो दोनों है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वही करेक्ट है। ओके बेटा, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं बेटा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा बताने की कोशिश करना बेटा कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं, यानी क्लासरूम में जब डिस्कशन हो रहा है तो बच्चे अपनी अपनी राय दे रहे हैं,
भाषा अध्यापक के रूप में आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? यानी जब बच्चे क्लासरूम में डिस्कशन के दौरान अपनी राय दे रहे हैं, अपनी बातों को कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एज अ टीचर आप उनका किस तरीके से आकलन करेंगे, कैसे आकलन करेंगे? क्या आप उनको भाषा में प्रवाह देखेंगे, विषय वस्तु में निपुणता देखेंगे, विभिन्न लेखकों के कथन देखेंगे, प्रस्तुतिकरण शैली देखें? बेटा तो यहाँ भाषा की प्रवाह की बात करी जा रही है कि बच्चा बोल कैसे पा रहा है, विषय वस्तु में निपुणता है कि नहीं, ठीक है, प्रस्तुतिकरण शैली है कि नहीं, सही कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि नहीं है, लेकिन विभिन्न लेखकों के कथन उसको नहीं भी पता है तब भी काम चल जाएगा। ओके बेटा, तो आप इन तीनों के आधार पे आकलन करेंगे, कौन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जहां पे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हो दिख जाओ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है, क्योंकि अगर आपको लेखकों के नाम इसमें जरूरी नहीं है, क्योंकि आप बच्चों का आकलन कर रहे हो एज अ भाषा यानी लैंग्वेज टीचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 15, आप मुझे बता के जाइएगा सेशन कैसा लगा, लास्ट क्वेश्चन बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, यानी लैंग्वेज को पकड़ना, लैंग्वेज को सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, यानी भाषा को सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या बात करे जा रहे हैं कि यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तब निम्नलिखित में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि भाषा प्रयास से सीखी जा सकती है क्या? भाषा प्रयास से सीखी जा, मे भी हो सकता है बेटा, जब आप एफर्ट करते हैं, चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, आगे थोड़ा सा उन पे एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप आसानी से सीख पाते हैं। भाषा एक प्रणाली है, ठीक है, मे भी हो सकता है। भाषा अपने आप में अद्वितीय है, भाषा में सदैव बदलाव होता रहता है, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है कि यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प कौन सा है? तो हमारा ए ऑप्शन जो है कि भाषा प्रयास से सीखी जा सकती है, तो यही हमारा जो है वो सबसे करेक्ट है बेटा, कि जब आप एफर्ट करते हो, चीजों को सीखने की कोशिश करते हो, तो वहां पे क्या है, आप किसी भी प्रक्रिया, किसी भी, आप भाषा की बात नहीं बेटा, अगर आप किसी भी चीज में थोड़ा सा आगे बढ़ने की उसको एफर्ट करते हो, सीखते हो, तो आप सीख ही जाते हो। ठीक है, कोई भी चीज हो, ठीक है, लैंग्वेज की बात नहीं, कोई भी चीज हो। ओके बेटा, जब आप कंटिन्यू काम करते हो तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बेटा, चलते हैं फिर आगे, देखते हैं कि आगे क्या बोला गया है। आई होप आपके क्वेश्चन में 15 में से कितने सही हुए बेटा, वो आप जरूर बता के जाइएगा कितने सही हुए, और सेशन आपको कैसा लगा बेटा जरूर बता के जाइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। सेशन आपको अच्छा ही लगा होगा, और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उनको देखा होगा बेटा तो आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिला होगा, आपकी सीटेट की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। और अगर आप मेरे से पहले से बार जुड़ रहे हो तो बेटा, तो आप बताइएगा कि 15 आउट ऑफ कितने सही हुए, ये बता के जाइए बेटा। सेशन कैसा लगा वो बता के जाइएगा, मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। मिलते फिर एक नया वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच बेटा, आप पढ़ने आए मेरे साथ में, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।